हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज हम अपने रिवीजन सेशन सीरीज़ में पहल और राज्यों की योजनाओं को आज रिवीजन करेंगे। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम देखेंगे कि कुछ केंद्र सरकार के द्वारा और कुछ राज्य सरकार के द्वारा या कुछ विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो पहल की गई है, जो इनिशिएटिव चलाए गए हैं, और कुछ जो राज्य सरकारों के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए, जहां से पॉसिबिलिटी है कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास में हम उन्हें एक एक करके रिवीजन करेंगे और उसी के साथ साथ अंत में हम पोर्टल्स को, ठीक है, पोर्टल्स फ्रेंड्स कुछ केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया, कुछ राज्य सरकारों के द्वारा जारी किया गया, और इसी के साथ साथ कुछ विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कुछ पोर्टल चलाए गए। तो हम एक एक करके उन पोर्टल्स को भी आज की क्लास में रिवीजन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये पूरा सेक्शन, यानी कि हमने कल अपने सेंट्रल स्कीम को डिस्कस किया और आज हम अपने जो स्टेट स्कीम्स को और इसी के साथ साथ सेंट्रल और स्टेट के द्वारा जो कुछ इनिशिएटिव चलाए गए हैं, जो कुछ पोर्टल्स जारी किए, आज हम पूरा एक साथ जो है वो रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्लास थोड़ा सा हम फास्ट रखेंगे फ्रेंड, क्योंकि वही मैंने जैसा कि बोला, हमें थोड़ा सा कम समय होता है और हमें ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करनी होती है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा और बाकी पेशेंस के साथ चीज़ों को सुनिएगा। तो आइए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है पहल और कार्यक्रम। तो सबसे पहले हम इनिशिएटिव्स को देखेंगे और कुछ प्रोग्राम्स को देखेंगे जो कुछ विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई गई हैं। जिसमें सबसे पहले पहल देखेंगे हम, वो है ग्रीन रिबन पहल। ठीक है, यानी कि ग्रीन रिबन इनिशिएटिव। फ्रेंड, ग्रीन रिबन जो होता है, हरा रिबन जो होता है, वो एक तरीके से मानसिक स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। और मानसिक स्वास्थ्य की अगर बात करें तो हमारे जो समाज है, हमें अपने समाज में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने की जरूरत है, जिसको ध्यान में रखते हुए जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिनका नाम है मनसुख मांडविया, उन्होंने 5 से 10 अक्टूबर के बीच में आयोजित मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह के एक भाग के रूप में ग्रीन रिबन पहल की शुरुआत की। किसके द्वारा किया गया है ग्रीन रिबन पहल की? वो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा या फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। कब से कब तक के बीच में? सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, 5 से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह चलाया गया था। फ्रेंड, जैसा कि 10 अक्टूबर जो होता है वो दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये डेट भी अपने आप में याद रखिएगा। और इसी के तहत जो है ग्रीन रिबन पहल चलाया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाना, इस उद्देश्य के द्वारा जो है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ग्रीन रिबन पहल चलाएगा। कब से कब तक लेकर? 5 से 10 अक्टूबर। और 10 अक्टूबर को फ्रेंड क्या मनाया जाता है? दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले पहल पे चलते हैं और हमारा अगला पहल है मुस्कान पहल। मुस्कान पहल की बात करें तो इसको भी देखा जाए तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है इस पहल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या है कि बाल मृत्यु को रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाना। तो जितना भी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं, इन सारे जो सुविधाएं हैं यहाँ पे दी जाती हैं, उनको ऐसा गुणवत्तापूर्ण जो है वो बनाना, उनको सुधार करना, जिससे कि जितनी ये जो बाल मृत्यु दर हो रही है उनको रोका जा सके। तो यानी कि इस पहल को देखा जाए, जो जन्म से लेकर के जो बच्चे का जन्म होता है और वहाँ से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक तरीके से गुणवत्तापूर्ण सेवा का प्रावधान सुनिश्चित करना और उनके लिए गुणवत्तापूर्ण सेवा के प्रावधान को डिजाइन करना, जिससे कि ये जो मृत्यु दर है, बाल मृत्यु दर, उसकी रोकथाम किया जाए। उसके समाधान के रूप में मुस्कान पहल चलाया गया। किसके द्वारा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड ध्यान रखिएगा, एक मुस्कान पहल कुछ महाराष्ट्र सरकार के भी द्वारा चलाया गया था, कुछ दिल्ली सरकार के भी द्वारा चलाया गया था, जो गायब हो गए बच्चे थे उनको बचाने के लिए भी। लेकिन याद ध्यान रखिएगा, ये मुस्कान पहल है जो कि मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। अगला है हमारा संवेदना पहल। संवेदना, जैसा कि लगी रहा है नाम से कि किसी चीज़ के प्रति संवेदना, वो किस चीज़ प्रति? वो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा ये चलाया गया। ध्यान रखिएगा, किसके प्रति? इस पहल के प्रति देखा जाए जो कोविड महामारी के दौरान बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए संवेदना नामक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। सबसे मेन चीज फ्रेंड क्या है, ये जो संवेदना पहल चलाई गई है उस पे सबसे चीज ये देखिएगा, कोविड-19 था। कोविड-19 में लॉकडाउन था, काफी लंबे समय तक लॉकडाउन था, और बच्चों का जो दिमाग होता है वो लोगों के बीच में पनपता है। यानी कि जब बच्चे लोगों के बीच में जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे रहते हैं, तो वो अपने आप को एक तरीके से उनका ग्रूम होता है, वो ग्रो करते हैं। बट जो है कोविड
के दौरान लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के दौरान बच्चे घर में पैक हो गए। इस दौरान उनके दिमाग पे, उनके मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत गहरा असर पड़ा, यानी कि वो बच्चे काफ़ी तनाव में रहने लगे, काफ़ी चिंता में रहने लगे, भय उनके अंदर आने लगा और अन्य भी कई तरह की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा। तो इस दौरान जो है इन बच्चों को, जो कि 18 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, इन बच्चों के स्वास्थ्य पे जो गहरा असर पड़ा है, उनको सुधारने के लिए उनको जो है मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा के द्वारा, उनको भावनात्मक समर्थन के द्वारा जो है उनके स्वास्थ्य को ठीक किया जा सके, उनको मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जा सके। इसी के तहत जो है वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत बच्चों के साथ संवेदना, मतलब संवेदना जाहिर करके, उनके साथ बैठ करके, उनके साथ बात करके, उनके जो दिमाग पे असर पड़ा है कोविड-19 के दौरान, उसको सही करना, उनके दिमाग को स्वस्थ करना, ठीक है, ताकि वो तनाव से दूर हो सके, उनके अंदर जो चिंता है उसको दूर किया जा सके। यही आपका संवेदना पहल। अगला है हमारा अनामय पहल। अनामय पहल फ्रेंड ये है, जनजातियों से संबंधित है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा क्या है ये पहल। तो इसमें देखा जाए, इस पहल का, यह पहल जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए ये सब चीज़ें कंफ्यूज करने वाली है, हमारे एग्जाम में आएगी। तो इसमें देखा जाए तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 2 मंत्रालय और जनजातीय कल्याण मंत्रालय है। और यहीं पर देखा जाए इसमें जो फाउंडेशन है वो कौन समर्थित कर रहा है, तो एक पीरामल फाउंडेशन और साथ ही साथ बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इस पहल को समर्थित किया गया है। पहल का उद्देश्य क्या है? आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाना। तो जो आदिवासी समुदाय हैं उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को बढ़ाने के लिए, उनको एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए और साथ ही साथ उनको पोषण वाला भोजन युक्त कराने के लिए, उनके पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए अनामय पहल परियोजना जो है वो अनामय पहल शुरुआत किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और साथ ही साथ जनजातीय मंत्रालय के द्वारा। और इस पहल को किसके द्वारा समर्थित किया गया है, समर्थन दिया जा रहा है? 2 फाउंडेशन, एक पीरामल फाउंडेशन और दूसरा है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं सहकार प्रज्ञा पहल। फ्रेंड ये सहकारिता क्षेत्र से संबंधित है। सहकार प्रज्ञा पहल समझ में आपको आ गया होगा क्योंकि सहकार लिखा है। इस पहल का उद्घाटन देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है? भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सहकारी क्षेत्र की क्षमता में विकास करना। तो ओवरऑल अगर इस पहल का देखा जाए तो ये पहल जो है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राथमिक सहकारिता समितियां हैं, उन समितियों में जो किसानों को क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम है। कौन सा प्रशिक्षण कार्यक्रम है? जो सहकारी समितियों में जो किसान है, जो कार्यरत किसान है, उन किसानों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा क्या किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, यही आपका सहकार प्रज्ञा पहल। अगला है हमारा निर्भया, एक पहल काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा। ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की ही पहल है। फ्रेंड बहुत से दोस्तों ने बोला है कि उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा जाए। फ्रेंड ऑलरेडी उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स करा दिया गया है, आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। दिवाकर सर ने उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स 1 ईयर का करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कुछ पर्टिकुलर योजनाओं के बारे में बात करेंगे, पूरी योजनाओं के बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि उसकी क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए हम अपने समय को बचाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम निर्भया पहल की बात कर रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है, और इस पहल का क्या उद्देश्य है? इस पहल के द्वारा जो है, इस सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं में उद्यमिता कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए इस पहल को लॉन्च किया गया है। किस पहल को? निर्भया एक पहल को लॉन्च किया गया है। महिलाओं में किस चीज़ के लिए? उद्यमिता कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए। यहाँ पे देखा जाए इस पहल के तहत जो है वो 75,000 महिलाओं को बैंक से जोड़ा जाएगा और उन्हें 70 सस्ते दर पर ऋण मुहैया कराया जाएगा। तो देखा जाए इस पहल का उद्देश्य क्या है? जो प्रदेश में फ्रेंड कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। ठीक है, वर्तमान में। और इन 75 जिलों में जो जिले हैं, उन सभी जिलों में से 1,000 महिलाओं को, ठीक है, 1,000 महिलाओं को क्या किया जाएगा? सरकार के द्वारा चुना जाएगा। उन चयनित महिलाओं को क्या किया जाएगा? उद्यमी बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो यानी कि जो प्रदेश के हर जिले में से 1,000 महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जाएगा। उन महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए जो है बैंकों को, महिलाओं को बैंक से कर्ज दिलाने में मदद की जाएगी ताकि वो क्या कर सके, अपना जो है कारोबार जो है वो शुरू कर सके। ठीक है, तो उद्यमिता कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से निर्भया पहल को शुरू किया गया। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे मुझे कि जो नए जिले बनाए गए हैं 3 जो, ठीक है, वो कौन कौन से जिले हैं वो आप मुझे बताइए। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगला है हमारा पिंक प्रोटेक्शन पहल, मोस्ट इंपॉर्टेंट
पिंक प्रोटेक्शन पहल फ्रेंड ये केरल पुलिस के द्वारा चलाई गई थी। ये पहल क्यों चलाई गई थी? यहाँ पे देखा जाए जो केरल पुलिस ने सार्वजनिक और निजी, प्राइवेट और सार्वजनिक जो कि पब्लिक है, निजी यानी कि प्राइवेट है, और डिजिटल स्थानों जो कि साइबर होते हैं, डिजिटल स्पेसेस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन पहल नामक एक प्रोजेक्ट नामक एक पहल शुरू किया। तो पिंक प्रोटेक्शन पहल किसके द्वारा? केरल पुलिस के द्वारा। उद्देश्य क्या था? जो सार्वजनिक स्थानों पे जो जैसे कि दहेज से संबंधित जो मुद्दे होते हैं महिलाओं से जुड़े हुए, साइबर धमकाने जैसी स्थितियां होती हैं, महिलाओं को साइबर जो धमकी मिलती है, उनका अपमान होता है, इन सबको रोकने के उद्देश्य से जो है केरल पुलिस के द्वारा जो है पिंक प्रोटेक्शन पहल चलाई गई थी। और आप जैसा कि फ्रेंड देख रहे हैं महिलाओं के खिलाफ जो काफ़ी ज़्यादा अपराध बढ़ रहा है, और खासकर जब कोरोना टाइम था, कोरोना वायरस के दौरान देखा जाए जो लॉकडाउन लगा था उस दौरान महिलाओं के प्रति जो है अपराधों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। उसको मद्देनजर जो है रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए केरल सरकार ने जो है ऐसे जो है इनिशिएटिव लिया कि जहाँ पे जो सार्वजनिक क्षेत्र, जो निजी क्षेत्र, जो साइबर क्षेत्र है, वहाँ जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाए, और उस रक्षा के उद्देश्य से एक व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत किया जिसका नाम है पिंक प्रोटेक्शन पहल। तो ध्यान रखिएगा केरल पुलिस के द्वारा। ठीक है, अगला है हमारा, नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट है हमारा लघु व्यवसाय ऋण पहल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फेसबुक इंडिया के द्वारा, फेसबुक जिसका नाम बदल दिया गया है, मेटा कर दिया गया है। तो फेसबुक इंडिया ने जो है एक ऑनलाइन फ्रेंड प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को ऋण मुहैया कराती है। तो उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी के साथ साझेदारी में भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल यानी कि स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो छोटे और मध्यम व्यवसायियों के लिए ऋण की पहुंच को अधिक सुलभ करना। तो जो छोटे, जो स्मॉल होते हैं, जो मीडियम, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो व्यवसायी होते हैं, उनको क्या किया जाएगा? उनको ऋण की सुविधा मुहैया कराया जाएगा। किसके द्वारा? लघु व्यवसाय ऋण के द्वारा। और ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई? फेसबुक इंडिया के द्वारा। फेसबुक इंडिया के द्वारा किसके साझेदारी के साथ? ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी, ठीक है, इंडिफी की साझेदारी के साथ शुरू किया गया, ताकि जो छोटे जो बिजनेस हैं उनको, छोटे बिजनेसमैन जो लोग होते हैं उनको क्या किया जाएगा? ऋण मुहैया कराया जाएगा और वो अपने कारोबार को अच्छे से सुलभ तरीके से चला सकें, इसी उद्देश्य से। अगला है हमारा साथ पहल। ठीक है, साथ पहल बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, देखा जाए ये भी महिलाओं से संबंधित है और महिलाओं की आजीविका से संबंधित है। तो ये देखा जाए किसके द्वारा चलाया गया है? ये जम्मू कश्मीर में ये पहल चलाया गया है, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल फ्रेंड कौन है? मनोज सिन्हा है। इन्होंने देखा जाए 1 सितंबर 2021 को जो स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाएं हैं, उन महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम, रूरल एंटरप्राइजेज एक्सेलरेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। तो साथ पहल जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और जम्मू कश्मीर के महिलाओं के लिए जो है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित महिलाएं, जो ग्रामीण तबके की महिलाएं हैं, उनके लिए शुरू किया गया। और इस पहल के माध्यम से देखा जाए जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार से जोड़ना। तो ओवरऑल देखा जाए इस पहल का जो उद्देश्य है वो छोटे कारोबारियों में जो लगी महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाएं, उनकी आजीविका में तेजी लाना। छोटे कारोबारी, ठीक है, क्योंकि उन छोटे कारोबारी फ्रेंड कौन होते हैं ये देखेगा। छोटे कारोबार क्या होता है? छोटा कार्य क्या होता है? तो छोटे कार्य वो होते हैं जिन्हें ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलता है। और ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलने का कारण क्या है? जो उनके उत्पाद हैं, उनके उत्पाद की मार्केटिंग नहीं हो पाती है, उनके उत्पादों की पैकेजिंग नहीं हो पाती, उनके उत्पादों की ब्रांडिंग नहीं हो पाती है, जिस कारण से इन छोटे कार्य करने या छोटे कार्यों से जुड़े हुए लोगों को मुनाफा नहीं प्राप्त होता है। तो सरकार के द्वारा उनके जो सामान हैं, उनके सामानों की मार्केटिंग की जाएगी, पैकेजिंग की जाएगी, उस पर ब्रांडिंग की जाएगी, इसमें सहायता किया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए इस पहल का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सभी कौशल सिखाना और उनके जो छोटा व्यवसाय है, जैसा कि हमने बात किया, उनका जो छोटा सा व्यवसाय है उस छोटे व्यवसाय को उच्च स्तर के उद्यम में बदलना। ठीक है, ताकि ये जो महिलाएं हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, जो ग्रामीण तबके से संबंधित जो महिलाएं हैं, वो ना सिर्फ मतलब अपने उद्योग को बढ़ाएं, बल्कि वो नौकरी देने वाले में बदलें और आगे जाकर के वो रोजगार पैदा करने का जो है वो रोजगार पैदा कर सके अपने क्षेत्र में। ये है साथ पहल का उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा सार्थक पहल, बहुत इंपॉर्टेंट। सार्थक पहल देखा जाए फ्रेंड, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक ने 8 अप्रैल 2018 को सार्थक पहल की शुरुआत की थी, जो देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के में मदद करेगी। ठीक है, तो यही जो है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति फ्रेंड 2020 की जो है उसके क्रियान्वयन के लिए जो है इस पहल की शुरुआत की गई थी। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ ध्यान रखिएगा 2021 है फ्रेंड ये। ठीक है, तो 2021 को क्या था? 8 अप्रैल 2021 को जो है वो सार्थक पहल की शुरुआत की थी। किसने किया था? जो पहले के जो शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पे देखा जाए तो
ठीक है। इस समय देखेंगे तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है फ्रेंड, और इन्हीं के द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है फ्रेंड, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है, उसके क्रियान्वयन की मदद करने के लिए सार्थक पहल की शुरुआत किया गया था। और ये देखा जाए इस पहल तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से जो छात्र हैं, जो शिक्षक हैं, उनमें समग्र उन्नति, सार्थक यानी कि स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सार्थक का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति। ध्यान रखिएगा, सार्थक यानी कि स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन सार्थक पहल को अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, तो सार्थक पहल ओवरऑल देखा जाए जो बच्चों का और जो युवाओं के लिए जो वर्तमान और जो भविष्य में जो विविध राष्ट्रीय और जो वैश्विक चुनौतियां उनका सामना करने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करेगा, और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो 2020 की, उसको क्रियान्वयन करने के लिए मदद करेगा। कौन करेगा? सार्थक पहल। ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा स्पर्श पहल। देखिए, कल हम लोगों ने एक योजना पड़ी थी, स्पर्श योजना, जो कि जो डाक विभाग के द्वारा जारी किया गया था, और जिसमें क्या हम लोगों ने बताया था कि जिन लोगों को स्टैम्प जो होते हैं, जो टिकट्स होती हैं, उनको कलेक्शन करने के लिए एक स्कॉलरशिप बच्चों के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई थी फ्रेंड। लेकिन ये देखिए स्पर्श पहल है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा अलग है। स्पर्श पहल जो कि पेंशन से संबंधित है, और ये देखिए जो रक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2021 में रक्षा पेंशन की मंजूरी और वितरण के स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली स्पर्श यानी कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा जो है वो लागू किया है। तो रक्षा जो स्पर्श प्रणाली है वो रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, और ये पेंशन से संबंधित है, और ये जो वेब आधारित प्रणाली जो है वो पेंशन दावों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है, और किसी बाहरी मध्यस्थ पर निर्भर हुए बिना सीधे जो है रक्षा पेंशन भोगियों को बैंक खाते से उनकी पेंशन जमा जो है वो करती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मीडिएटर है उनको हटा करके डायरेक्ट जो है वो पेंशन जमा करती है, तो मीडिएटर को हटा जाती है। स्पर्श जो प्रणाली है वो डायरेक्ट जो है पेंशन देने वाला और पेंशन को लेने वाला, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। कौन? आपका वेब आधारित पोर्टल, क्या नाम है जिसका? स्पर्श प्रणाली। ठीक है, रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। अगला है हमारा संकल्प से सिद्धि तक। तो संकल्प से सिद्धि तक ये क्या है, हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो मेनली देखिए फ्रेंड, ये क्या है? ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विभाग संघ ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने संकल्प से सिद्धि गांव से डिजिटल कनेक्ट मुहिम जो है वो लॉन्च किया है। और इसके बारे में ये देखा जाए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गांव में वन धन विकास केंद्र को सक्रिय करना। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, संकल्प से सिद्धि अभियान जो कि जनजातीय मंत्रालय के तहत जो है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जो जनजातीय जो ट्राइफेड है उसने जो है इस मुहिम को चलाया है। किस कारण से चलाया है? जो गांव में जो वन धन विकास केंद्र है उनको सक्रिय बनाने के लिए। तो वन धन विकास केंद्र क्या है फ्रेंड? ये जो वन धन विकास केंद्र का उद्देश्य क्या है? जो आदिवासियों को क्या है, जो गांव है जहां वहाँ आदिवासी हैं, उन आदिवासियों को क्या करता है? उनको कौशल उन्नयन और उनके कौशल को बढ़ावा देता है, उनके कौशल को उन्नयन करता है, उनमें क्या करता है? क्षमता निर्माण करता है, और कौशल को बढ़ाने के लिए उनकी क्षमता निर्माण करने के लिए उनको क्या करता है? प्रशिक्षण प्रदान करता है, तो उनको ट्रेंड करता है। और साथ ही साथ जो प्राथमिक प्रसंस्करण है और उनका जो मूल्य संवर्धन जो सुविधाएं हैं उन सारी चीज़ों की स्थापना करता है। तो एक तरीके से ये जो केंद्र है फ्रेंड, इस केंद्र पे जो है आदिवासियों को प्रशिक्षित किया जाता है ओवरऑल देखें। और वो देखें तो वो जो आदिवासी होते हैं, जो वनों से एकत्र जो उत्पाद होते हैं, उन उत्पादों को किस तरीके से उनका मूल्य संवर्धन कर सकें, और मूल्य संवर्धन के लिए उनको ट्रेंड किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? वन धन विकास केंद्रों में। और इन्हीं केंद्रों को एक्टिव करने के लिए, इन्हीं केंद्रों को सक्रिय करने के लिए जो है संकल्प से सिद्धि अभियान चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है? ट्राइफेड के द्वारा चलाया गया। ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इन जो केंद्र है इनको सक्रिय करेंगे, और ये जो केंद्र जब सक्रिय होंगे तो एक्टिव होकर के वो आदिवासियों को प्रशिक्षित करेंगे, आदिवासियों को ट्रेंड करेंगे, जिससे कि उनकी आजीविका को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, उनको एक तरीके से अपने विकास को बढ़ावा मिल सके। तो यही एक तरीके से है ट्राइफेड, संकल्प से सिद्धि। वयोनमन कार्यक्रम
ये देख लेते हैं क्या है। तो ये देखा जाए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान में वयो नमन कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया। तो वयो नमन कार्यक्रम किसके द्वारा किया गया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। कब किया गया, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के रूप में के अवसर पर किया गया, जिसे कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या है भाई वयो नमन, जो कि हम वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में जो है। इसके तहत देखा जाए इस अवसर पे उपराष्ट्रपति MC वेंकैया नायडू ने वयोवृद्ध हेल्पलाइन, जिसका कि नंबर क्या है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा 14567, राष्ट्र को समर्पित किया और समक्ष वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, आत्मसम्मान के साथ पुनर्रोजगार, ठीक है, SSRED और सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, जिसे ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेज पोर्टल का शुभारंभ किया। और सेज पोर्टल के बारे में अगर देखा जाए फ्रेंड, तो सेज जो है वो प्रोजेक्ट के उद्देश्य क्या है, स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल हेतु उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। स्टार्टअप के माध्यम से जो स्टार्टअप्स होंगे, जो बुजुर्ग हो जाते हैं और उनको क्या होता है, उनकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं जो कि उनको नहीं मुहैया हो पाता है, या फिर उनके पास इतने साधन नहीं होते कि वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो ये जो स्टार्टअप्स हैं, इन स्टार्टअप्स के माध्यम से इन बुजुर्गों की जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम है सेज, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सेज प्रोजेक्ट भी ध्यान रखिएगा, जो कि किसके द्वारा चलाया गया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। सेज का फुल क्या है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ठीक है। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन जो है वही आपका सेज प्रोजेक्ट है, जो कि स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल हेतु जो उत्पाद और सेवाएं हैं उनको प्रदान करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, आगे है हमारा जेंडर संवाद कार्यक्रम, ठीक है। तो जेंडर संवाद कार्यक्रम फ्रेंड क्या है, ये भी देख लेते हैं। तो ये देखा जाए किसके द्वारा चलाया गया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, जेंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ध्यान रखिएगा, जेंडर संवाद कार्यक्रम का सुधार किया जो है शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, ये किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। और ये पहल किसकी है, चूंकि इसका शुभारंभ तो ये क्या क्या पहल देखिए किसकी है, वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और साथ ही साथ इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन द इकोनॉमी, ये इसका फुल फॉर्म है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इन्हीं दोनों की जो है वो संयुक्त पहल है। कौन सी संयुक्त पहल है, जेंडर संवाद कार्यक्रम। कार्यक्रम का उद्देश्य देखिए क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसका इसका फुल फॉर्म था, योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं का समाधान करना, साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाना, यही इसकी पहल है। तो एक तरीके से अगर हम यह देखा जाए, इस जो पहल को, ये जो पहल चलाया गया है जेंडर संवाद कार्यक्रम, इस पहल में देखा जाए सर्वोत्तम, एक तरीके से अगर हम इसको ओवरऑल थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो ये पहल जो है उन सर्वोत्तम पहलों को, जो पहल होती है, देखिए कुछ विभिन्न राज्य होते हैं, राज्य सरकारें होती हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। राज्य सरकार जो होती है अपने क्षेत्र विशेष में जो महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए अगर उनके प्रति कुछ हिंसा जैसी गतिविधियां हो रही हैं, उनके प्रति कुछ जो समाज के द्वारा कुछ ऐसे क्रिया किया जा रहा है जिससे उनको हानि पहुंच रही है, उनके सम्मान को ठेस पहुंची, तो कुछ सरकारों के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा जो कुछ पहल चलाई जाती है, तो यही है ये क्या जेंडर संवाद कार्यक्रम की, ये उन सर्वोत्तम पहलों को, जो पहल है उनको समझने में मदद करेगा, जिनके वजह से जो राज्य हैं महिलाओं की एजेंसियों को बेहतर बनाने के लिए किया है, ठीक है, वो पहल। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे महिलाएं हैं, उन महिलाओं को भूमि अधिकार के लिए जो उनको भूमि अधिकार मिले, उन भूमि अधिकार को महिलाओं को जो मिले, वो राज्यों के द्वारा जो कार्य किया गया, वो कौन सा कार्य था, वो कौन सी पहल थी, यानी कि महिलाओं के अधिकार, भूमि अधिकार के लिए जो महिलाओं की पहुँच को आसान बनाने के लिए अगर राज्य के द्वारा कोई पहल चलाई गई है, तो क्या चलाया गया है, उनको समझने के लिए। इसी तरह किसान उत्पादक संगठनों में जो महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने के लिए अगर राज्य सरकार के द्वारा कोई पहल चलाई गई, उनको समझने के लिए। इसी तरह अगर देखा जाए, जो महिलाओं के भीतर जो कमजोर समूह होता है, जैसे कि फ्रेंड आप लोगों ने बहुत बार सुना हो, कुछ महिलाओं को किसी राज्य के लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा डायन घोषित कर दिया जाता है। तो डायन शिकार के खिलाफ जो प्रथा है, उसको समाप्त करने के लिए जो पहल चलाई गई, उन पहलों को अच्छे से समझ करके उनको अपने क्षेत्र विशेष में लागू करके, और इस तरह की जो महिलाओं के प्रति जो गतिविधियां होती हैं, जो कार्यवाही लोगों के द्वारा की जाती है, उसको कम करने के लिए ये जेंडर संवाद कार्यक्रम चालू किया गया। किसके द्वारा चालू किया गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके संयुक्त पहल से, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड, और साथ ही साथ इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन द इकोनॉमी, ठीक है।
यही है इसका उद्देश्य। अगला समझते हैं वन स्टॉप सेंटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वन स्टॉप सेंटर क्या है फ्रेंड, इसको देखते हैं, और ये है हमारा महिला और बाल विकास मंत्रालय लिंग आधारित हिंसा से पीड़ित भारतीय महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 10 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करेगी। सबसे पहले समझिएगा वन स्टॉप क्या है, जो कि हर 10 स्टॉप, ये तो हम समझ रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए, एक नाम से समझ में आ रहा है, वन स्टॉप, एक जगह पे जाओ और स्टॉप सारी चीज़ें मिल जाए। देखो फ्रेंड, एक महिला, अगर एक महिला है और एक महिला है, अगर किसी भी तरह की उसके साथ हिंसा हो रही है और वो महिला जो है वो हिंसा झेल रही है, तो उसकी क्या होगी, तो उसकी जल्द से जल्द मदद करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एक महिला के साथ अगर हिंसा हो रही है तो उसको मेडिकल सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, उसको कानूनी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, उसको अस्थायी रूप से रहने का एक स्थान होना चाहिए, उसको मानसिक और भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। इस कंडीशन में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि ये सारी जो आवश्यकताएं हैं जो एक महिला को चाहिए, उस महिला को मदद के लिए एक ही स्थान पे ये सारी आवश्यकताएं उसको मिल जाए, उसको अलग अलग जगहों पे भटकने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि वो ऑलरेडी एक तो हिंसा झेल रही है और उसको अपनी मदद के लिए जगह जगह भटकना पड़ रहा है, तो उससे उस पर क्या, उस पर और भी नकारात्मक प्रभाव उस महिला पे पड़ेगा। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा, महिला और विकास मंत्रालय के द्वारा एक वन स्टॉप सेंटर को शुरू किया गया। और बता दें कि वन स्टॉप सेंटर योजना जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2015 में हिंसा प्रभावित महिलाओं को समर्थन करने के लिए लागू की गई थी, और यह मूल रूप से देखा जाए सखी के रूप में जानी जाती थी। ठीक है, तो यही है मेन उद्देश्य, और इस योजना को जो है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने तैयार किया। अन्य 10 देशों में भी जो है वन स्टॉप सेंटर जो है वो स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश की महिलाएं बाहर देशों में भी काम करती हैं, और उनके साथ अगर इस तरह की गतिविधियां जो है हो, तो वो कहाँ पे मदद करने जाएंगी, मदद मांगने जाएंगी, वो इन्हीं वन स्टॉप सेंटर्स में मदद मांगने के लिए जाएंगी। ठीक है, यही है ओवरऑल इसका उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे समझते हैं फ्रेंड। यही था हमारा आज का जो है ओवरऑल पहल है। चलिए दोस्तों, और अब हम एक एक करके जितने भी राज्य सरकार के द्वारा जो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई थी, हम एक एक करके राज्य विशेष करके एक एक योजनाओं को रिवीजन करेंगे। अब हम लोगों ने अपने जितने पहल चलाए गए थे, जो इनिशिएटिव कार्य किए गए थे विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा, उनको रिवीजन कर लिया। अब आते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित जो योजनाएं हैं उन्हें एक एक करके हम देखेंगे। देखिए, सारी योजनाओं को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए अलग से बैच चलाई गई है। आपका में जा सकते हैं, प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे देख लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो क्लास ली गई है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ओवरऑल उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स 1 साल का डिस्कशन हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी कुछ विशेष हैं, जैसे कि सबसे पहले अभ्युदय योजना। तो फ्रेंड, अभ्युदय योजना जो कि छात्रों के लिए शुरू की गई है। कौन से छात्रों के लिए, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वो जो कोचिंग जो है एफर्ट नहीं कर सकते, कोचिंग की फीस को एफर्ट नहीं कर सकते, उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभ्युदय योजना को शुरू किया, जो कि 15 फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया गया। तो किन परीक्षाओं के शुभारंभ, जो कि जो छात्र हैं यूपी के जो आईएएस और पीसीएस जैसे, सीडीएस जैसे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं, तो ऐसे छात्रों को जो है वो मुफ्त में, फ्री में कोचिंग की सुविधा दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। और किस योजना के तहत, अभ्युदय योजना के तहत। इस योजना के तहत देखा जाए ऐसे सभी छात्रों को मुफ्त में कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की तंगी के चलते वे कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए ऐसे देखेंगे तो ऐसे जो आप अगर अपने क्षेत्र विशेष में देखें तो ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास आर्थिक जो है उनकी स्थिति बहुत खराब होती है, जिसकी वजह से वो कोचिंग की फीस नहीं दे पाते हैं। और इस समस्या के समाधान के लिए ये योजना शुरू की गई है। और फ्रेंड, एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है, जिसको ध्यान रखिएगा, नाम है जिसका अभ्युदय। ठीक है, अभ्युदय.up.government.in। ठीक है, ये है पोर्टल जिस पे आप रजिस्ट्रेशन करा करके इस योजना का फायदा आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो यही है। और जिला स्तर पे देखा जाए आईआईटी, जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क जो है वो कोचिंग जो है वो प्रदान किया जाएगा। तो यानी कि जितना आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, सीडीएस हो गया, जेईई हो गया, नेट हो गया, एनडीएस हो गया, इन सब की कोचिंग जो है वो फ्री में कराई जाएगी अभ्युदय योजना के तहत। अगली योजना पे बढ़ते हैं, और अगला योजना है हमारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। फ्रेंड, ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे पेंडेमिक के दौरान, जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया और वो अनाथ हो गए, तो ऐसे बच्चों के लिए जो है वो
ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चलाई गई है। ये देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 29 मई 2021 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। योजना जो कि एक बच्चों के लिए कल्याणकारी योजना है जिन्होंने जो कि कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली देखा जाए उन बच्चों के लिए चलाया गया है जो बच्चे जो है पेंडेमिक में अनाथ हो गए हैं। तो उन सभी बच्चों को जो है अपना जीवन यापन करने के लिए किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, तो उन बच्चों के लिए जो है सरकार के द्वारा बाल सेवा योजना शुरू की गई है, जिससे कि उन अनाथ बच्चों के पालन पोषण किया जा सके, उनके रहने की व्यवस्था किया जा सके, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था किया जा सके, वो सारी चीज़ें की जा सके। किसके तहत की जा सके? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत की जाएगी और ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, केन बेतवा लिंक परियोजना। फ्रेंड, जब हम लोगों ने परियोजना पढ़ा था तो उसमें मैंने इसको शामिल नहीं किया था, तो आज मैं इसको शामिल कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना को थोड़ा सा समझिएगा। और ये परियोजना देखा जाए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के मध्य 22 मार्च 2021 को इस परियोजना हेतु समझौता किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो परियोजना है वो किन किन के बीच में, 2 राज्य हैं। सबसे पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, हमारा उत्तर प्रदेश। दूसरा है मध्य प्रदेश। उनके बीच में ये परियोजना का समझौता हुआ है। किसके तहत हुआ है? कौन से मंत्रालय ने किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय और उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच में समझौता जो है वो हस्ताक्षर हुआ है। कब हुआ है? 22 मार्च 2021 को हुआ है। इस परियोजना में देखा जाए, सबसे पहले देखिए क्या है, इस परियोजना में दाऊधन बांध बना करके केन और बेतवा नदी को नहर के माध्यम से जोड़ने, लोअर और परियोजना कोठा बैराज और बिना संकुल बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से केन नदी के पानी को बेतवा नदी में पहुंचाना। सबसे पहली बात अब ये जान लीजिएगा, एक इनिशिएटिव है जो चलाई जाता है रिवर, ठीक है, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको पता ही होगा। ठीक है, यानी कि नदी जोड़ो परियोजना। और इस परियोजना के तहत जो है देश की 30 नदियों को, ठीक है, 30 नदियों को जोड़ा जाएगा। तो देश की 30 नदियों को जोड़ने के लिए एक परियोजना चलाएगी जिसका नाम है रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट या फिर नदी जोड़ो परियोजना। और इसी परियोजना के तहत जो है केन और बेतवा नदी को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। ठीक है, केन और बेतवा नदी को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। और फ्रेंड इस ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने जैसे देखा कि इस अभियान में क्या किया जाएगा, ये जो अभियान है, इस अभियान के तहत जो है मध्य प्रदेश में जो पन्ना जनपद है, उस पन्ना जनपद में जो नदी है, कौन सी नदी है? केन नदी है। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये जो बांध बनाया जाएगा वो केन नदी पर बनाया जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। और केन नदी कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। और इस मध्य प्रदेश में देखा जाए, इस केन नदी पे दाऊधन बांध बनाया जाएगा और फिर क्या किया जाएगा, इसको केन नदी से जो है बेतवा नदी को जोड़ने के लिए 221 किलोमीटर की एक लिंक चैनल निकाली जाएगी। किसके तहत? इसी बांध के तहत, जिससे कि जो पानी होकर के, जो केन बेतवा का पानी होकर के, केन का पानी जो है वो कहाँ जाएगा? बेतवा नदी तक पहुंच जाएगा। यही है 2 नदियों को जोड़ने का, यानी कि जो केन नदी में जो अधिशेष पानी है, उन अधिशेष पानी को बेतवा नदी तक पहुंचाना। और बेतवा नदी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। उद्देश्य क्या है इस परियोजना का? इस परियोजना का उद्देश्य है जो उत्तर प्रदेश का जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है फ्रेंड, आपको पता होगा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र उधरी की तरफ है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो केन नदी का जो अधिशेष जल है उसको बेतवा नदी में हस्तांतरित कराना, यही है इसका उद्देश्य केन बेतवा लिंक परियोजना का। ये जो क्षेत्र है वो, ये जो परियोजना है वो कितने क्षेत्र में फैली रहेगी? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्रों को ये परियोजना फैलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। झांसी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नाम लिख लीजिए, झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा। वहीं जो है मध्य प्रदेश में टिक्कमगढ़, पन्ना और छतरपुर। और ध्यान रखिएगा, पन्ना के तो क्षेत्र से गुजरी और जमाना ऐसा भी जा रहा था कि पन्ना जो टाइगर रिजर्व है फ्रेंड मध्य प्रदेश में, वो इस क्षेत्र से काफ़ी उसको भी फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो जल वगैरह का वहाँ पे कहा जा रहा है कि जैव विविधता काफ़ी इससे बन सकती है, ये भी चीज़ें। चलिए आप मुझे ये बताइए, आप लोग पीटी की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की, और मुझे पता है अभी वक्त भी कम है, लेकिन अगर कुछ बच्चे अगर चाहेंगे तो मुझे एक जवाब दीजिएगा, ये जो नदी जोड़ो परियोजना है फ्रेंड, इस नदी जोड़ो परियोजना का बहुत राज्यों के द्वारा विरोध भी किया गया, बहुत विशेषज्ञों के द्वारा विरोध किया गया और कुछ विशेषज्ञों के द्वारा, कुछ राज्यों के द्वारा समर्थन भी किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी सहमति भी बन गई, डेट मींस इन 2 राज्यों के बीच में समर्थन था। तो आप मुझे बताइए, जो नदी जोड़ो परियोजना है उसके क्या लाभ हैं?
ठीक है। और अगर जो लाभ है जिसकी वजह से लोग समर्थन कर रहे हैं, तो और कुछ हानि भी है जिसकी वजह से लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं इस नदी जोड़ो परियोजना का। तो आप मुझे बताइए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में 1-2 पॉइंट दीजिएगा कि इसके लाभ क्या है और इसकी हानि क्या है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए फ्रेंड, ये एक तरीके से मेंस का एक तरीके से पार्ट हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पीटी होगा, जहाँ मेंस होगा, जहाँ, तो ध्यान रखिएगा पीटी सिर्फ और सिर्फ हमें मैदान में उतारता है। फील्ड में हम बस पीटी पास करके उतरते हैं, लेकिन असली जो परीक्षा होती है वो हमारी मेंस की होती है। असली जो जंग होती है वो हमारी इस मैदान के उतरने के बाद होती है। जिसका अभी मैंने क्वेश्चन पूछा वही आपको इस मैदान में उतरने के बाद आपको जंग में जिताएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो मैंने प्रश्न पूछा, अगर आप मुझे आंसर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी हम अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं, और हमारा अगला जो है वो है माई गॉव माई सरकार, ठीक है। मेरी सरकार पोर्टल है, ये पोर्टल देख लीजिए किसके द्वारा जो है जारी किया गया, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है मेरी माई गो मेरी सरकार, ठीक है। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या है, इस पोर्टल के माध्यम से राज्य जो सरकार है वो राज्य की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों को देगी, और लोगों से जो राज्य है वो लोगों से उसका फीडबैक प्राप्त करेगी। तो ओवरऑल देखा जाए इस पोर्टल का जो उद्देश्य है वो राज्य सरकार के जो आम नागरिकों से जोड़ने को, या राज्य सरकार जो है वो आम नागरिकों से अपने आप को जोड़े, इस चीज़ को, इसके तहत जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल में देखा जाए जो पोर्टल के माध्यम से ये जो पोर्टल है वो लोगों को अपने विचारों को रखने के लिए, लोगों को अपने विचार जो है अपने सुझाव को रखने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने में मदद करेगा, ठीक है। तो यह जो है शासन की योजनाओं में प्रचार प्रसार और जो है उन पर जो आम लोगों की क्या राय है, इसको जानने के लिए जो है ये पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी द्वारा जो है माई गवर्नमेंट पोर्टल जो है वो माई गॉव पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 26 जुलाई को किया गया था। 26 जुलाई को किया गया था। कौन सी जुलाई? 2014 को किया गया था। 26 जुलाई फ्रेंड कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उद्देश्य क्या था? जो आम जनमानस है, उन आम जनमानस की जो योजनाओं में भागीदारिता को सुनिश्चित करने के लिए, उनके जो सुझावों को और शासन की जो योजनाएं हैं उनको मूर्त रूप देने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया था। वर्ष 2014 में किया गया था, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, जिसको देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चालू किया गया, इसमें देखिए क्या है, ये 15 सितंबर 2021 को अभी हाल की ही योजना है। और इसमें क्या किया जाएगा कि सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। तो क्या है, ये बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से, और इसके तहत क्या किया जाएगा, इस योजना के तहत, मातृभूमि योजना के तहत कार्यों को 40% लागत का वहन जो है वो सरकार करेगी, और जो है 60% जो है वो इच्छुक जनता करेगी। तो इस योजना के तहत फ्रेंड देखा जाए जो गाँव का विकास कार्य है उनमें आम जनों की सहभागिता को बढ़ाना। तो यानी कि अगर आप अपने गांव का विकास करना चाह रहे हैं और गांव में कुछ कार्य करना चाहते हैं, जैसे स्कूल का स्थापना करना चाहते हैं, तालाब का निर्माण करवाना चाहते हैं, जो भी गांव की आवश्यकताएं हैं उनको अगर आप अपना निर्माण कराना चाहते हैं तो उनमें अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करना। और ये जो कार्य किया जाएगा वो पंचायत के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। पंचायत का बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि ये जो पंचायत होगी जो दान दे रहा है, जो दानदाताओं को योजना की जानकारी देगी, और जो कार्य का विवरण जो है उसका आदान प्रदान पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। तो ओवरऑल देखें तो इस योजना के तहत जो गांव के विकास की जो योजना है उनमें दान देने वाले की क्या होगी, 60% की भागीदारी होगी। मान लीजिए कोई योजना आई सरकार के द्वारा और कोई अपने क्षेत्र में विकास करना चाह रहा है, तो वो उस योजना में 60% का जो है वो क्या करेगा, दान करेगा। और जब 60% का दान करेगा तो विकास का श्रेय भी उसे जाएगा। यानी कि अगर उसने स्कूल बनवाया, स्कूल पे अगर नेम प्लेट कोई लग रहा है, शिलापट लग रहा है, तो उस पर उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है। तो इन लोगों के द्वारा जो है गांव के विकास में बाहरी लोगों का या गांव के लोगों का वहाँ पे जो है एक तरीके से भूमिका होगी। इसी तरह फ्रेंड एक गुजरात सरकार के भी द्वारा एक योजना चलाई गई थी। क्या नाम है उसका? वतन प्रेम योजना। ये भी ध्यान रखिएगा, वतन प्रेम योजना जो है ये गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया था। उसमें भी सेम ऐसा ही है कि जो दान देगा वो 60% किसी योजना में दान करेगा, बाकी 40% का वहन जो है वो राज्य सरकार करेगी, ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों ने देखा। बाकी उत्तर प्रदेश से संबंधित जो उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट अफेयर्स पढ़ाया गया, आप उसमें देख सकते हैं, वहाँ पे बाकी योजनाओं के बारे में डिस्कशन किया गया है। अब हम आ जाते हैं, कहाँ पे आते हैं, मध्य प्रदेश पे आ जाते हैं। तो आइए मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ योजनाओं को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है लाडली लक्ष्मी योजना। बेटी से संबंधित योजना है, बेटियां लाडली होती हैं और लक्ष्मी भी होती हैं। तो लाडली लक्ष्मी योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया, और इस योजना की सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी वर्ष 2007 में किया गया था, और अभी हाल ही में इसके दूसरे चरण
चरण की शुरुआत वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 2021 अक्टूबर को किया गया। तो यहाँ पे देखा जाए लाडली लक्ष्मी योजना जो कि 2007 में शुरू किया गया था, इसका जो दूसरा चरण है उसको अभी हाल ही में किया गया है, शुरुआत की गई है। और योजना के तहत जो है कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो देखा जाए जो पहली योजना जो कि 2007 में शुरू की गई थी वो स्कूली शिक्षा तक ही सीमित थी, लेकिन जो दूसरी योजना आई उस योजना का उद्देश्य क्या है? लड़कियों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए एक तरीके से योजना शुरू किया गया। और इसमें क्या था, जो लाभान्वित बालिका होंगी, अब अगर वो कॉलेज में एडमिशन ले रही हैं तो उनको क्या किया जाएगा? 25,000 रुपये का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और इसके अलावा जो लड़कियां डॉक्टरी कर रही हैं, जो इंजीनियरिंग कर रही हैं, जो IIM में हैं, जो IT पढ़ने वाली हैं, उनको लाडली लक्ष्मी की जो पूरी फीस जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत जो है लड़कियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने पर जोर दिया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है, सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, अगला है हमारा वैध आपके द्वार योजना। जैसा कि नाम से ही समझ में आ जा रहा है, ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया योजना, वैध आपके द्वार योजना। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होगा? जो चिकित्सक विशेषज्ञों से वीडियो कॉल के माध्यम से, एक तरीके से टेलीमेडिसिन कह सकते हैं फ्रेंड, इसको टेलीमेडिसिन भी कहते हैं ना, इसी को कॉल के द्वारा या फिर वीडियो कॉल के माध्यम से जब हम डॉक्टर से परामर्श लेते हैं उसको टेलीमेडिसिन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? वीडियो कॉल के माध्यम से आप घर बैठे ही निःशुल्क जो है वो चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं। तो इसमें देखा जाए ये जो है आम आदमी की सेहतों को दुरुस्त करने के लिए जो सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, उसी के तहत देखा जाए जो आयुर्वेद है, जो होम्योपैथिक है, जो यूनानी चिकित्सक हैं, क्योंकि वैध लिखा है, ये फिलहाल जो है वो टेलीमेडिसिन के जरिए वो मरीजों की मदद करेंगे, उनको वीडियो कॉल करेंगे, वीडियो कॉल के द्वारा उनकी काउंसलिंग करेंगे उनसे, और फिर उनको परामर्श देंगे, और इसी के तहत जो है वो मरीजों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। कहाँ पे करेंगे? ये मध्य प्रदेश में किस योजना के तहत करेंगे? वैध आपके द्वार योजना के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की भी शुरुआत फ्रेंड की गई है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था, और इस योजना के तहत देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र जो लाभार्थी हैं उनको 4,000 रुपये जो है अतिरिक्त जो है वो वित्तीय सहायता दी जाएगी, यानी कि 6,000। फ्रेंड, हम लोगों ने कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में पढ़ा था, और जिसके तहत देखा जाए जो अगर हम प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि की योजना थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत की गई थी 14 फरवरी को की गई थी। ठीक है, कब किया गया था? वर्ष कौन सा था? वर्ष 2019 में किया गया था। जब ये इस योजना की शुरुआत की गई थी फ्रेंड, तो उस दौरान क्या था कि हम लोगों ने देखा लघु और सीमांत किसानों को सरकार के द्वारा सहायता किया जाता था, यानी कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से जो भूमि है, जो 2 हेक्टेयर से कम तक की जो भूमि के स्वामी हैं, जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, उनको सरकार के द्वारा 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है, आर्थिक मदद किया जाता था। 3 किस्तों में वो क्या थी, 2-2 हज़ार की 4-4 महीने पे दिया जाता था। और कल फ्रेंड एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गई थी, चूंकि वो चीज़ सही थी, आप लिख दीजिएगा अभी जो आप लोगों ने कल जो ये पढ़ा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, एक स्टूडेंट ने इसको देखा, तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में क्या किया गया, अब सारे जो किसान हैं, पहले तो ये सिर्फ एक कंडीशन लगा दिया गया था कि जो छोटे किसान होंगे, जो सीमांत किसान होंगे, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जो है भूमि होगी, जो भूमि के स्वामी होंगे, उन्हीं को है किसान सम्मान निधि योजना का क्या होगा, लाभ मिलेगा। लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने सभी किसानों को इसके लिए क्या कर दिया है, ये सभी किसानों को इस योजना का पात्र बना दिया है। ठीक है, तो सभी किसान जो है अब इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये चीज़ भी वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं शायद क्लास के दौरान बताना भूल गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चूंकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना भी इसी की तरह है जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, लेकिन इसमें चूंकि 6,000 रुपये दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार जो है 4,000 रुपये और अतिरिक्त देगी, यानी कि 10,000 रुपये देगी। तो किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को जो प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 10,000 रुपये जो है वो सालाना दिया जाएगा। ठीक है, तो यही है योजना का उद्देश्य, जो है सभी किसान परिवारों को जो है एक तरीके से 10,000 रुपये जो है वो मुहैया कराया जाएगा सरकार की तरफ से। अगला हमारा कोरोना वॉरियर्स योजना, ये भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इस योजना के तहत देखा जाए उन स्वास्थ्य कर्मचारियों के परिवारों की जिम्मेदारी लेंगी जिनका जिनके मृत्यु जो थी वो कोविड, यहाँ पे देखिए गलत लिखा है, तो देखा जाए तो
जिनकी मृत्यु जो थी वो कोविड-19 महामारी के दौरान जो है वो हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे रखिएगा कोविड। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो स्वास्थ्य कर्मी थे, जो कोरोना जैसे जो विकट संकट आया था, इतना बड़ा संकट आया था पूरी दुनिया के सामने, उस दौरान जो ये सुरक्षा कर्मी थे वो दिन रात लोगों की सेवा कर रहे थे, चाहे डॉक्टर्स रहे हों, चाहे ये पुलिस हो, चाहे फ्रंट लाइन के जो वर्कर थे, वो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड थे अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति, और उन्होंने देखा जाए अपनी जान को हथेली में रख करके लोगों की सेवा की। इस दौरान बहुत से लोगों की फ्रेंड मृत्यु हो गई दुर्भाग्यवश। उन लोगों के परिवारों को देख करके, उन लोगों के परिवारों की देख रेख के लिए सरकार ने जिम्मेदारी ली, और इसी के तहत सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना चलाया, और उनके परिवारों को सरकार की ओर से 50 लाख रुपए जो है वो सम्मान निधि दी जाएगी। ठीक है, 50 लाख रुपए, जिन्होंने अपने सगे को, संबंधी को खो दिया, और वो कोरोना वॉरियर्स थे, यानी कि समाज की सेवा करते करते इस महामारी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यही था इसका कोरोना वॉरियर्स योजना का उद्देश्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है हमारा राजस्थान। राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन महत्वपूर्ण योजनाओं को देखेंगे, ज़्यादा नहीं है, 1 से 2 इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले है हमारा मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना जो है, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, और ये योजना किसके लिए है, ये देखा जाए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है राज्य के किसानों को राहत देने के लिए इस योजना की शुरुआत की, और इसके माध्यम से देखा जाए जो किसानों को जो बिजली की दर है, जो बिजली दरों पर प्रति माह क्या किया जाएगा, 1,000 रुपये, या फिर अधिकतम जो है वो 12,000 रुपये प्रति वर्ष जो है वो अनुदान मिलेगा। तो राजस्थान में जो किसानों को जो है कृषि का जो बिजली कनेक्शन है उस पर हर माह जो है वो 1,000 रुपये की सरकार के द्वारा जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। और ध्यान रखिएगा, ये जो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना है वो सारे किसान इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। कंडीशन ये है कि वही किसान इसका लाभ उठा सकते हैं जो केंद्र या राज्य सरकार को कोई कर नहीं देते हो। यानी कि देखा जाए जो लघु किसान है, जो सीमांत के जो छोटे किसान हैं, वही जो है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्हीं को जो है एक उनके जो कृषि बिल जो है, कृषि बिजली बिल जो है, उसमें राज्य सरकार की तरफ से 1,000 रुपये का सब्सिडी दिया जाएगा। लेकिन जो किसान अगर किसी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को कोई कर दे रहे हैं, ऐसे किसानों को ये जो है योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कोचिंग योजना चलाई गई थी फ्रेंड, अभ्युदय योजना, उसी तरह से ये भी है। तो ये अनुप्रीति योजना जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया था, और इस योजना का उद्देश्य क्या है, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्रों को कोचिंग प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करना। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो वर्ग है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये जो वर्ग है वो देखा जाए अक्सर जो है ये इस वर्ग के जो परिवार होते हैं वो आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ठीक है, और इनके जो जिसके कारण जब वो आर्थिक रूप से जो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो जिसके कारण इनके परिवार के बच्चों को वो जो है उच्च शिक्षा जो है वो प्राप्त नहीं हो पाती है। इसी समस्या को देखते हुए राजस्थान की सरकार ने जो है एक अनुप्रीति योजना जो चालू किया, जिसमें इन संबंधित जो वर्ग के जो विद्यार्थी होंगे, जो अल्पसंख्यक वर्ग से जो विद्यार्थी जो पात्र होंगे, जिनके परिवार की जो वार्षिक आय जो है वो 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होगी, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, सरकार की तरफ से जो है वो कोचिंग जो है वो मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, फ्री की कोचिंग दी जाएगी, उनको कोचिंग प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यही है इसका योजना का उद्देश्य। अगला है हमारा उत्तराखंड राज्य से संबंधित देखेंगे। उत्तराखंड राज्य से एक ही योजना है जो कि वात्सल्य योजना है फ्रेंड। ये भी उसी तरह से संबंधित है जैसे कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की योजना को देखा, बाल सेवा योजना। बाल सेवा योजना में उत्तर प्रदेश में देखा कि जिस तरीके से अगर जो बच्चे हैं अपने माँ बाप को खो दिए, अनाथ हो गए, उनको सरकार के द्वारा जो है आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा, उनका पालन पोषण किया जाएगा। उसी तरीके से उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई, जो कि वात्सल्य योजना फ्रेंड ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इस योजना में जो प्रदेश के उन बच्चों के लिए आरंभ किया गया जिनके माता पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई। ठीक है, तो जो बच्चे कोरोना काल के दौरान अनाथ हो गए, उन बच्चों को सरकार के द्वारा जो है आर्थिक सहायता दिया जाएगा। तो इस योजना के माध्यम से ऐसे बच्चों को 3,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता भरण पोषण भत्ता के रूप में प्रदान किया जाएगा, और यह आर्थिक सहायता बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक प्रदान किया जाएगा।
जिससे कि वह अपना क्या कर सकें, भरण पोषण कर सकें, वो आत्मनिर्भर बन सकें। तो इस योजना के माध्यम से ऐसे बच्चों को क्या फ्रेंड, जो अनाथ हो गए हैं बच्चे, जिन्होंने अपने माँ बाप को इस महामारी के दौरान खो दिया, इन अनाथ हुए बच्चों के द्वारा सरकार को क्या, इन अनाथ हुए बच्चों को सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, कौन से, किसके द्वारा फ्रेंड, वात्सल्य योजना। ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी जो है इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, एक देखिए अब हम महाराष्ट्र पढ़ रहे हैं और यहाँ पे देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग वाला चीज़ है, जब हम महाराष्ट्र में आते हैं, महाराष्ट्र में मिशन वात्सल्य पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये है वात्सल्य योजना, और जब हम महाराष्ट्र में आते हैं तो ये आ जाता है मिशन वात्सल्य। दोनों में फ़र्क कितना है कि जहाँ वात्सल्य योजना में बच्चों की सहायता की जा रही है, अनाथ बच्चों की, वहीं महाराष्ट्र की मिशन वात्सल्य में जो महिलाएं विधवा हो गई, जिन्होंने अपने पति को खो दिया, ग्रामीण महिला, इन महिलाओं की सहायता के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मिशन वात्सल्य चलाया गया। कंफ्यूज मत होना, मिशन या जो वात्सल्य योजना और मिशन वात्सल्य में। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए कोविड-19 के कारण अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मिशन वात्सल्य जो है वो शुरू किया गया है, और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब महिलाओं को 18 लाभ और सेवाएं प्रदान किया जाएगा। तो जिन महिलाओं ने अपने पति को खो दिया है, तो पति को खो देने वाली महिलाओं को, ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको सरकार के द्वारा सहायता दिया जाएगा। उनको 18 तरह के लाभ और सेवाएं प्रदान की जाएगी। किसके द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किस मिशन के तहत, मिशन वात्सल्य के तहत। ठीक है, ये था हमारा मिशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखेंगे सबसे पहले बाजरा मिशन। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बाजरा मिशन चलाया गया। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री फ्रेंड कौन है, भूपेश बघेल हैं। उन्होंने बाजरा मिशन का जो है शुरुआत किया, मिलेट्स मिशन। और यहाँ पे देखा जाए उद्देश्य किसानों को बाजरे की खरीद, बिक्री, प्रसंस्करण आदि में सहायता प्रदान और उन्हें उचित मूल्य दिलाना, यही है इसका उद्देश्य। यानी कि जो किसानों की जो छोटी अनाज है, तो छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना, और इस पहल को जो है वो राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और एक तरीके से ये जो पहल है, जो बाजरा मिशन है, वो राज्य को भारत का बाजरे का हब बनाने के उद्देश्य से भी शुरू किया गया है। इस पहल को देखो लागू करने के लिए राज्य सरकार ने भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ पे, हैदराबाद। यहाँ से देखिए एक फैक्ट्स और हमें मिल गया। प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, हैदराबाद में है। और राज्य के 14 जिलों के कलेक्टरों के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, जो कि कहाँ पे है, हैदराबाद में। और ये कार्य क्या करता है, इसके साथ समझौता करने का उद्देश्य क्या है कि यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं, जो छोटी अनाज वाले किसान हैं, उनको क्या किया जाएगा, तकनीकी जानकारी दी जाएगी, उनको उच्च गुणवत्ता वाले बीज दिए जाएंगे, बीज बैंक स्थापित करने में सहायता किया जाएगा, उनकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। किसके द्वारा, ये भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा बाजरा वर्ष, देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। कब किया गया है, वर्ष 2023 को किया गया। ठीक है, वर्ष 2023 को। तो वर्ष 2023 को भारत की अगुवाई में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है वो मनाया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला हमारा फ्रेंड तेलंगाना की एक योजना है जिसका नाम है आकाश से दवा परियोजना, यानी कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें देखिए तो ये तेलंगाना की सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना के विकाराबाद जिले में इस योजना का शुभारंभ किया है। उद्देश्य क्या है, ड्रोन के माध्यम से जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उनमें दवाएं, टीके, रक्त की यूनिट और जीवन रक्षक उपकरण को पहुंचाना। तो प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या किया जाएगा, जो प्रोजेक्ट के माध्यम जो ड्रोन है, ड्रोन के जरिए जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो रिमोट एरिया, उन इलाकों में दवाओं की डिलीवरी की जाएगी। ड्रोन का उपयोग करके दूर दराज के क्षेत्रों में वैक्सीन और अन्य जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। किस योजना के तहत, आकाश से दवा परियोजना के तहत। किसके द्वारा चलाई गई है, ये चलाई गई तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाई गई है। इसमें देखा जाए स्काई प्रोजेक्ट से दवा से लॉन्च के साथ देखा जाए तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है जिसने विकाराबाद जिले की पहचाने गए हवाई क्षेत्र का उपयोग करके बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ द साइट उड़ान शुरू किया है। और हम लोगों ने फ्रेंड एक पढ़ा था आई ड्रोन, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। आई ड्रोन परियोजना जो पूर्वोत्तर राज्यों में रिमोट के द्वारा जो है, ड्रोन के द्वारा जो है दूर दराज क्षेत्रों में दवा पहुंचाने का कार्य किया गया था। आई ड्रोन भी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हो, जम्मू कश्मीर देखते हैं। जम्मू कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट जो है, लद्दाख इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले देखेंगे हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ।
ठीक है, हर आ गया, यानी कि महिला से संबंधित है। तो यहाँ पे देखा जाए जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं जिनका नाम है मनोज सिन्हा, उन्होंने हौसला द इंस्पायरिंग हर ग्रोथ जो है वो लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना और महिला और पुरुष उद्यमियों के बीच में जो खाई है उस खाई को व्यवस्थित तरीके से कम करना। तो हौसला जो है वो महिलाओं को ऊर्जा प्रदान करेगा और उनके जो सपने पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा सहयोग करेगा। अगर ओवरऑल देखें तो ये हौसला जो योजना है वो महिलाओं के विकास को क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा, उनमें उद्यमिता को बढ़ावा देगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा इस योजना के तहत। और क्या किया जाएगा? उनको एक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा और जो स्थानीय महिला हैं उनको उद्यमियों को प्रोत्साहित करने में उन्हें आगे लाया जाएगा और इस तरीके से जो खाई है जो पुरुष और महिला की उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ प्रोजेक्ट के तहत, जो कि जम्मू कश्मीर की है। अगला है हमारा सुपर 17 छात्रवृत्ति योजना। एक तरीके से ये स्कॉलरशिप है। कौन सी स्कॉलरशिप है? एक तरीके से वित्तीय सहायता है। कौन सी वित्तीय सहायता? ये जम्मू कश्मीर की जो बच्चियां हैं उनको बेहतर शिक्षा के साथ साथ वित्तीय सहायता पहुंचाई जाएगी इस स्कॉलरशिप के साथ। कौन सी स्कॉलरशिप के साथ? सुपर 75 छात्रवृत्ति के साथ, योजना के साथ। यहाँ पे देखा जाए जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा ने, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 8 मार्च के अवसर पर मेधावी लड़कियों के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की और योजना के तहत देखा जाए बच्चियों को पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलेगी और जो 18 से 35 वर्ष की आयु की बच्चियों को क्या किया जाएगा? लड़कियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। तो ये इस योजना में जो गरीब परिवार की जो मेधावी लड़कियां हैं उनको शिक्षा का समर्थन करेगी। और साथ ही साथ जो इसमें भी देखा जाए जो महिलाएं हैं जो व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, जो कारोबार शुरू करना चाहती है, 18 से 35 वर्ष की महिला जो लड़कियां हैं उनको क्या किया जाएगा? 5 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? ये दिया जाएगा जम्मू कश्मीर के सरकार के द्वारा दिया जाएगा। किस योजना के तहत? ये है सुपर 75 छात्रवृत्ति परियोजना के तहत। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा लद्दाख है और लद्दाख में सबसे देखेंगे यूनटो। ठीक है, यून टैब जो है योजना लद्दाख की है और इसमें देखा जाए उत्तर प्रदेश ये जून में ये योजना लागू की गई है 2021 में। लद्दाख के जो राज्यपाल है जिनका नाम है आर.के. माथुर ने ये छात्रों को यून टैब जो ये योजना जो है वो शुरू किया गया, यानी कि जो छात्रों को ना टैब दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखा जाए इस योजना के तहत जो केंद्र शासित प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं उन सरकारी स्कूलों में जो कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के छात्र हैं उनको 12,300 जो है टैबलेट जो है वो वितरित किया जाएगा। तो एक टैब दिया जाएगा। जो टैबलेट्स होते हैं उस टैबलेट में क्या होगा कि जो प्री लोडेड जो है पाठ्य पुस्तक होंगी जो बुक जो स्कूल वगैरह में चलाई जाती है उनको प्री लोड कर दिया जाएगा और फिर उसमें क्या होगा? वीडियो लेक्चर्स होंगे, उसमें ऑनलाइन होंगे और ऑफलाइन दोनों सामग्री जो है उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कि उनको एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई जाएगी इस योजना के तहत यून टैब योजना। तो यून टैब योजना जो है वो लद्दाख की है। नेक्स्ट हमारा लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि ये जो इग्नाइटेड माइंड है वो इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया है जो लद्दाख के जो छात्र हैं उनको शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो ये देखा जाए लद्दाख इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट जो कि भारतीय सेना ने लद्दाख के छात्रों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए लद्दाख इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट को जो है वो शुरुआत किया है। और इस प्रोजेक्ट के लिए देखा जाए समझौता ज्ञापन किसके साथ किया है? भारतीय सेना ने। तो भारतीय सेना ने इस परियोजना को लागू करने के लिए HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोऑपरेशन लिमिटेड और कानपुर में स्थित एक NGO है जिसका नाम है नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया है। इसमें देखा जाए इस परियोजना में जो कारगिल और लेह क्षेत्र में जो 45 छात्र उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें से कि 20 लड़कियां भी होंगी। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए जो छात्र होंगे उनको शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है ताकि उन्हें एक बेहतर जो है वो भविष्य प्रदान किया जा सके। तो लद्दाख इग्नाइटेड माइंड जो है वो भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है इसलिए। नेक्स्ट है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में देखा जाए इंपॉर्टेंट है माँ की रसोई परियोजना। इसमें देखा जाए पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उनके द्वारा 5 रुपए की मामूली लागत पर गरीबों और निराश्रित जो है व्यक्ति हैं लोग हैं उनको क्या किया जाएगा? रियायती पका भोजन मुहैया कराया जाएगा। इसी को कहा गया है माँ कैंटीन। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोगों ने सुना होगा ना तमिलनाडु में भी इस तरह की जो तत्कालीन जो उस समय की CM थी जो अभी उनकी मृत्यु हो गई जो है जयललिता, तो जयललिता ने अम्मा कैंटीन चलाई थी। ठीक है, ये तमिलनाडु की है, प्रश्न यहाँ से आ चुका है।
तो इन्होंने अम्मा कैंटीन चलाई थी और इसी तरह की जो है, ये भी इसी तरह की जो योजना थी जहाँ पे 5 रुपए का क्या करते थे, गरीबों को भरपूर भोजन प्रदान किया जाता था। उसी तर्ज पे जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, उन्होंने भी माँ की रसोई जो है वो परियोजना शुरू किया है, जिसमें वो 5 रुपए की मामूली लागत पे जो गरीब हैं, जो वंचित तबके, जो निराश्रित तबके हैं, उनको भरपूर भोजन जो है वो कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, लक्षद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप में देखा जाए एक जो है वाटर विला परियोजना, ये देख रहे हैं वाटर विला, इसकी मैंने पिक इसलिए डाली है, थोड़ा सा समझ लेंगे आप। तो लक्षद्वीप में पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता की ओर आकर्षित करने के लिए जल्द ही लक्षद्वीप में मालद्वीप शैली के वाटर वैली जो है वो स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और यह अपनी तरह की पहली परियोजना होगी। और यह ध्यान रखिएगा फ्रेंड, वाटर वैली क्या होता है फ्रेंड, विला, सॉरी वाटर विला है, ये वैली नहीं है, वाटर विला है। विला, विला सुनते होंगे ना, जो बड़े बड़े मकान, विला होता है। देखिए मकान है, तो विला, विला देखिए दो तरह का है, एक वाटर है और दूसरा एक लैंड है। ठीक है, और ये जो विले होते हैं ना, वाटर विला है और जो लैंड विला है, ये जनरली जो समुद्री द्वीप होते हैं ना, वहाँ काफ़ी प्रचलित होते हैं। समुद्री द्वीप जैसे कि मालदीव में, आप जानते होंगे, कई लोग गए भी होंगे हो सकता है, और बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे टीवी में और ऐसे माध्यमों में। तो वहाँ पे ना विले होते हैं समुद्र के अंदर ना, छोटे छोटे घर जैसे बनाए रहते हैं समुद्र के पानी के अंदर। तो ये जो वाटर विला होता है ना, वो मालदीव में सबसे ज़्यादा फेमस है। और जो वाटर विला जो आमतौर पे जो समुद्री के जो तट होता है या ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहाँ पे समुद्र का पानी एकत्रित होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, समुद्र के अंदर जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़िए और समुद्र के बीचों बीच इस विला को बना दिया जाता है, जहाँ पे आप इस विला के किनारे पे बैठेंगे ना, तो आपको सार्क जैसे जो समुद्री जीव है ना, उनको देख सकेंगे। तो जो समुद्री गतिविधियाँ थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के देख सकेंगे, काफ़ी खूबसूरत ये दृश्य होता होगा। इसी तरीके से एक लैंड विला होता है फ्रेंड। लैंड विला जो होता है वो समुद्र के किनारे बनाया जाता है। ठीक है, तो समुद्र के किनारे बना दिया जाता है, जहाँ से आप बैठ करके समुद्र को निहारेंगे। एक समुद्र के अंदर बैठ गए, मतलब समुद्र के अंदर नहीं बैठ गए, समुद्र के अंदर एक विला बना दिया जाएगा और उस पर क्या किया जाएगा, मतलब पास में ही आप थोड़ा सा किनारे के आगे बढ़ेंगे, देख लीजिएगा, थोड़ा सा आप यूट्यूब सर्च करिएगा, वहाँ पे ऐसे दिखाएंगे कुछ वीडियो, शॉर्ट वीडियोस देख लीजिएगा, तो आपको विला समझ में आ जाएगा। इसी तरीके का विला जो है वो लक्षद्वीप में भी बनाया जाएगा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। तो पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता को जो है प्राकृतिक सुंदरता की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार के द्वारा वाटर विला परियोजना जो है वो शुरू की जा रही है। और ये अपनी तरह की ये पहली परियोजना है जो कि लक्षद्वीप में मिनिकॉय, सुहेली और कदमत द्वीपों पर स्थापित किया जाएगा। ये विला, कौन सा विला, वाटर विला। तो ध्यान रखिएगा, वाटर विला परियोजना। ठीक है, इस तरीके से फ्रेंड हम लोगों ने परियोजना देख लिया, हम लोगों ने जो राज्यों के द्वारा जो कुछ योजनाएं चलाई गई थी उनको देख लिया। अब क्विक रिवीजन करेंगे, बहुत इन डेप्थ नहीं जाएंगे, फटाफट पढ़ते चलेंगे। क्या चलेंगे, मोबाइल ऐप्स। ठीक है, तो एक एक करके बस फटाफट पढ़ेंगे, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, बस देखेंगे। देखिए प्रगति मोबाइल ऐप है। प्रगति मोबाइल ऐप को किसके द्वारा चालू किया गया, ये जारी करता है LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा प्रगति मोबाइल ऐप जो है वो शुरू किया गया। इसके तहत देखा जाए जो प्रीमियम संग्रह है, जो संभावित MDRT है, एजेंसी सक्रियण है आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रगति मोबाइल ऐप किसके द्वारा, LIC के द्वारा, और इसके तहत जो आपका प्रीमियम है, जो संभावित MDRT है, जो एजेंसी सक्रियण, उसकी जानकारी आप इस प्रगति मोबाइल ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। प्रूफ ऐप देख लीजिए, प्रूफ ऐप जो है वो भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा, ठीक है, मनोज सिन्हा के द्वारा प्रूफ ऐप जो है जारी किया गया। उद्देश्य क्या है, जितनी भी जम्मू कश्मीर में जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की निगरानी करना और उनसे होने वाला जो पूरा होने का जो समय है उसको सुनिश्चित करना। तो प्रूफ ऐप जो कि है जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है, वहाँ के राज्यपाल के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं उन परियोजनाओं को निगरानी करना और उन परियोजनाओं को एक निश्चित डेट पर, एक निश्चित मतलब सुनिश्चित करना, उनके पूरे जो है पूरा होने के समय को सुनिश्चित करना, किसके माध्यम से, प्रूफ ऐप के माध्यम से। ई संपदा क्या है, ये देख लीजिए। ई संपदा जो है वो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। उद्देश्य क्या है, ये एक मोबाइल ऐप जो है, मोबाइल एप्लीकेशन विभिन्न सरकारी सेवाओं को लागू करने में पारदर्शिता लाएगी और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगी। ई संपदा कौन सा मंत्रालय, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। अगला देखते हैं, और अगला है हमारा कि दोस्त फॉर लाइफ ऐप CBSE, ठीक है, ये चीज ध्यान। तो यहाँ देखिए दोस्त फॉर जो लाइफ ऐप है वो CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा इसको जारी किया गया। क्यों किया गया, मनोवैज्ञानिक सामाजिक कल्याण के लिए छात्रों और अभिभावकों के लिए एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप है। तो ठीक है, इसके लिए मनोवैज्ञानिक, जो अभी हम लोगों ने इसके पहले भी एक इनिशिएटिव पढ़ा था, तो उसी तरीके का ये भी है जिसमें मनोवैज्ञानिक जो है एक मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाएगा दोस्त फॉर ऐप जो लाइफ ऐप के द्वारा, जो कि CBSE के द्वारा जारी किया गया। नमस्ते योग ऐप आयुष मंत्रालय के द्वारा,
जिसके लिए क्या किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा किसके प्रति, योग के प्रति। तो योग के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए आयुष मंत्रालय के द्वारा नमस्ते योग ऐप जो है वो जारी किया गया है। वहीं पे हम बात करते हैं सुगम्य भारत ऐप। सुगम्य भारत ऐप किसके द्वारा, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। और ये किसके लिए है, ये जो है इसके जरिए जो है जो दिव्यांग है, जो बुजुर्ग हैं, जिनको अपनी समस्याओं को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जो समस्या है, किनको जो दिव्यांग जो है, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो अपनी समस्याओं को रजिस्टर कर सकते हैं। किस ऐप पे कर सकते हैं, सुगम्य भारत ऐप पे कर सकते हैं, जो किसके द्वारा जारी किया गया है, वो किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। वहीं बात करते हैं मेरा राशन मोबाइल ऐप, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य क्या है, खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान की पहचान कराने और वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया है, मेरा राशन मोबाइल ऐप जो है वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अगला है हमारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप। सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा जारी किया गया है। कारण है इसका, उद्देश्य क्या है, भ्रष्टाचार को खत्म करना, नागरिकों को अपनी शिकायतों को आसानी से भेजने का माध्यम उपलब्ध कराना। तो जो सतर्क, यानी कि आप सतर्क रहिए, और अगर आपको किसी तरह की समस्याएं आ रही हैं तो अपनी शिकायत को इस ऐप पे जो है वो जा करके आप बता सकते हैं। इस ऐप पे जो है आप अपने शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करना ही एक तरीके से उद्देश्य है। भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, जब आपके प्रति कोई कार्य हो रहा है, आपके प्रति कोई हिंसा हो रही, तो उसकी शिकायत जो है पहुंचा करके, सरकार तक पहुंचा करके जो है भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। और इसके लिए एक ऐप जारी किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा, उसका नाम है सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप। नेक्स्ट हमारा डीजी नेस्ट मोबाइल ऐप, जो कि पंजाब सरकार के द्वारा जारी किया गया है। कारण उसका उद्देश्य क्या है, भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाना, उसमें पारदर्शिता लाना। तो भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए डीजी नेस्ट मोबाइल ऐप जारी किया गया, किसके द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा। वही बात करते हैं उद्यम सारथी ऐप, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। कारण क्या है, युवाओं को रोजगार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराना। तो जो भी रोजगार से संबंधित जो जानकारी है, वो जानकारी आपको कहाँ मिल सकती है, उद्यम सारथी ऐप पे मिल सकती है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, ई रूपी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। ये एक बाउचर उपलब्ध करवाना है। आपने पहला लेक्चर, अगर हम लोग का नेशनल जो करंट अफेयर्स था, उसका सबसे पहला हम लोगों ने ई रूपी के ही बारे में बात किया था, इसलिए यहाँ नहीं बात करेंगे। जिन बच्चों ने नेशनल जो है करंट अफेयर्स की न्यूज़ नहीं देखी, उसको, अरे जो करंट रिवीजन नहीं देखा, आप उसको देख लीजिए, आपको अच्छे से ई रूपी के बारे में समझ में आ जाएगा। वही हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड वेब पोर्टल, चूँकि 2021 में जो महत्वपूर्ण वेब पोर्टल हैं और जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से पॉसिबिलिटी है प्रश्नों को पूछे जाने की, उन्हें हम क्विक रिवीजन करेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, अब ये मत कहने लगना कि मैम बस रीड कर रही है, वो आपको रीड ही करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको हल्का सा समझना है, रिवीजन करना है। सबसे पहला जो हमारा पोर्टल है वो प्राण पोर्टल है। प्राण पोर्टल, इसका फुल फॉर्म क्या है, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। ठीक है, चूंकि आपको प्राण अगर फुल फॉर्म पता होगा तो आप लगा देंगे, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन को रेगुलेट कर रहा है। तो एयर पोल्यूशन से संबंधित कौन सा मंत्रालय हो जाएगा, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय हो जाएगा। और इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है, जो वायु प्रदूषण का नियमन करना और नागरिकों को वायु गुणवत्ता संबंधित जो है जानकारी उपलब्ध कराना। तो वायु से संबंधित जो जानकारी है, वायु की गुणवत्ता से संबंधित, क्या आज वायु खराब है, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर रहना चाहिए, इस तरीके का। तो अगर वायु प्रदूषण से संबंधित जो जानकारी आपको उपलब्ध करनी है, तो वो प्राण पोर्टल पे उपलब्ध होगी। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है, ये केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा पीएम दक्ष पोर्टल। ठीक है, पीएम दक्ष पोर्टल की बात करें तो ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, और ये बात करें तो इसके जो माध्यम से युवा वर्ग कौशल विकास प्राधिकरण के बारे में ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने युवा वर्ग जो कौशल विकास प्राधिकरण, जो प्रशिक्षण के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी, प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल से, जो कि किसके द्वारा जारी किया गया, कौन से मंत्रालय के द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला है हमारा तपस पोर्टल। तपस का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटेटिंग प्रोडक्टिव एंड सर्विसेज। ठीक है, किसके द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है, नागरिकों की क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तपस नामक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत करना। ठीक है, तो नागरिकों की क्षमता में निर्माण करने के लिए जो विभिन्न जो विषय हैं, विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा तपस पोर्टल को शुरू किया गया है, जारी किया गया, जिसका फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग
ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिव एंड सर्विसेज। ठीक है, अगला है हमारा युक्त धारा पोर्टल। स्टार्ट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। युक्त धारा पोर्टल जो कि इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय का है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है, लेकिन अभी फिर से देख लेते हैं। तो ये पोर्टल क्या करेगा, रिमोट सेंसिंग के जरिए डेटा जुटाएगा, जिससे ग्रामीण विकास की योजनाओं में क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। तो एक तरीके से ये जो युक्त धारा पोर्टल है वो इसरो के द्वारा क्या किया जाएगा, कुछ रिमोट सेंसिंग के जरिए कुछ पिक निकालेगा, कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र की फोटो निकालेगा, उस पर देखेगा कौन कौन से विकास कार्य किए जा सकते हैं और विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा उन विकास कार्यों का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा युक्त धारा पोर्टल के द्वारा, जो कि इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, अगला है हमारा फ्रेंड सेहत OPD पोर्टल, जो कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। इसमें देखा जाए सशस्त्र बलों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान की जाएगी। तो सेहत OPD पोर्टल जो कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, और ये पर्टिकुलर जो सशस्त्र बल हैं, जो उनके परिवार हैं, उनको टेलीमेडिसिन जो है सेवाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया। मधु क्रांति की फ्रेंड बात करें, मधु क्रांति जिसको नेफेड के द्वारा यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पंजीकृत किया जाना। तो जो भी मधुमक्खियों के द्वारा जो उत्पाद होते हैं, जैसे कि शहद है और भी कुछ है, तो उनके जो उत्पादों को जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ऑनलाइन जो है रजिस्टर करने के लिए पोर्टल शुरू किया गया है, प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, पोर्टल शुरू किया गया जिसका नाम है मधु क्रांति, और जिसको शुरू किसके किया गया है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ई सांता पोर्टल जो कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है, जो मत्स्य पालकों को उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए मंच प्रदान करना। ठीक है, ई सांता। और हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है, और ये लास्ट पेज है हमारा, और ये है श्रम शक्ति मंत्रालय के द्वारा एक पोर्टल जारी किया गया जिसका नाम है जनजातीय मामलों के मंत्रालय। ठीक है, तो श्रम शक्ति पोर्टल जो कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, तो जनजातीय से संबंधित होगा, यानी कि आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डेटा एकत्रित करने और उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए इस पोर्टल को शुरुआत किया गया। ठीक है, तो जो प्रवासी श्रमिकों से जो है संबंधित डेटा एकत्रित किया जाएगा इस पोर्टल पे, और फिर उन्हें क्या किया जाएगा, जो उनसे संबंधित जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको मुहैया कराया जाएगा, उनको जोड़ा जाएगा किस पोर्टल के माध्यम से, श्रम शक्ति पोर्टल के माध्यम से, जो कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अगला है हमारा सक्षम पोर्टल। फ्रेंड, सक्षम पोर्टल की बात करें तो ये देखा जाए प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद के द्वारा इसको शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है, MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की आवश्यकता और श्रमिकों के कौशल के लिए साझा मंच प्रदान करना जो आपका सक्षम पोर्टल जो है वो है। वही हम लास्ट में बात करते हैं सुपेस पोर्टल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपेस का फुल फॉर्म देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी। तो कोर्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पोर्टल जारी किया गया जिसका नाम है सुपेस, जिसका उद्देश्य क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित यह पोर्टल कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता करेगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी से संबंधित अगर कोई वाद है उसमें अगर कोई सहायता की आवश्यकता होगी तो ये पोर्टल जो सुपेस पोर्टल है वो न्यायाधीशों को सहायता करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से था आज का हमारा क्लास। हम लोगों ने देखा जाए तो ओवरऑल जो है केंद्र से संबंधित योजनाओं को और राज्य से संबंधित योजनाओं को हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बाकी अब हमारे पास कुछ ही मेजर पोर्शन बचे, खासकर आपका स्पोर्ट्स बचा है और सबमिट बचा है, उसको भी हम 1 से 2 दिन के अंदर पूरी कोशिश करेंगे फ्रेंड कंप्लीट कर दिया जाए। इससे आपका ओवरऑल करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जैसा कि बता दिया जाए कि आपको जो PDF है, जो करंट अफेयर्स हम लोग जो रिवीजन करते हैं उसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दिया गया है। अगर वो लिंक वर्क नहीं कर रहा है तो आप टेलीग्राम पे जाइए और डिकोड एग्जाम को सर्च करिए, डिकोड एग्जाम को सर्च करिए और वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। जिसके बाद आपको वहाँ पे जितना भी आपके जो हमारे क्लास लेक्चर्स हैं डिकोड एग्जाम के, वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे, और इसी के साथ साथ जो PDF है वहाँ पे अवेलेबल होगी, आप वहाँ पे जाकर के डाउनलोड करके अपना क्विक रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों ने ये बोला कि फ्रेंड जो है कंटेंट थोड़ा सा लेंदी है और उन्हें याद नहीं हो रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ, याद उन्हीं को होता है जो मल्टीपल रिवीजन करते हैं एक बार में, तो किसी को नहीं याद होता है, चाहे कंटेंट ज़्यादा हो चाहे कम हो। तो आपको रिवीजन करना ये आपका काम है। ठीक है, बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, और अगर पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं हम डिकोड पे तो उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।